Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. देखो बच्चों, क्लास 11 का 8वां चैप्टर है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन यानी ऑक्सीकरण अपकरण अभिक्रिया। और इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे किसी भी यौगिक का, किसी भी परमाणु का, किसी भी अणु का ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले समझेंगे कि ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है। ठीक है, किसी भी अणु मतलब यौगिक, किसी भी यौगिक में जो परमाणु होगा उस परमाणु के ऊपर जितना आवेश रहेगा उसी आवेश की संख्या को क्या बोलेंगे, ऑक्सीकरण संख्या। ठीक है, क्लास 11 का टॉपिक है, इसमें बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको 12 में भी पूछेगा। ठीक है, तो इसको बढ़िया से आप जो लोग देखिएगा। ऑक्सीकरण संख्या का परिभाषा पहले नोट कर लीजिएगा। तो किसी भी अणु में, किसी भी यौगिक में जो परमाणु उपस्थित होगा, जितना भी परमाणु, सभी परमाणु यहाँ पर कर दीजिए, सभी परमाणु पर उपस्थित आवेश की संख्या क्या कहलाएगा, उस परमाणु का ये ऑक्सीकरण संख्या लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है, ऑक्सीकरण संख्या कहलाता है। अब इसमें कुछ पॉइंट आप बेसिक जानकारी के लिए याद कर लीजिएगा। उसको देखिए, ऑक्सीकरण संख्या तो समझ में आ गया कि किसी भी अणु पर जितना भी परमाणु सब पर जो चार्ज रहेगा, जो आवेश रहेगा, वही क्या है, ऑक्सीकरण संख्या। अब ऑक्सीकरण संख्या निकालने से पहले दो चीज़ और याद कर लीजिएगा कि किसी भी अणु में जितना भी परमाणु उपस्थित है सब की ऑक्सीकरण संख्या को जोड़िए। ऑक्सीकरण संख्या मतलब क्या, उस परमाणु पर आवेश का संख्या, सबको जोड़िए, क्या मिलेगा, शून्य मिलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे मान लीजिए कि अगर हम बोलेंगे CO2, तो CO2 में कितने परमाणु हैं, ये CO2 अणु है, किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का एक अणु है। यहाँ लगा दीजिए, अब ये 2 अणु हो गया, यहाँ लगा दीजिए 12 अणु हो गया। तो कहने का मतलब है कि जो भी अणु है उसमें उपस्थित सभी परमाणु, कार्बन तत्व है 1 परमाणु, ऑक्सीजन तत्व है 2 परमाणु, दोनों का चार्ज अगर हम जोड़ते हैं, मान लीजिए कि इसका चार्ज x है, इसका y है, तो x + y क्या मिलेगा, 0। हालांकि इसको करेंगे, x और y नहीं लिखेंगे, अभी समझने के लिए ऐसा कर दिए। तो याद रखिएगा कि किसी भी परमाणु में जितना भी उपस्थित है, किसी भी अणु में जितना भी परमाणु उपस्थित है सब का योगफल कीजिएगा तो हमेशा क्या आएगा, शून्य आएगा। एक हो गया। दूसरा पॉइंट देखिए, अब ये ध्यान दीजिए, पहला वाला पॉइंट तो समझ में आ गया होगा, अणु में उपस्थित परमाणु के ऑक्सीकरण संख्या को जोड़िएगा, टोटल 0 आएगा। दूसरा, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक ही परमाणु का अलग अलग अणु में ऑक्सीकरण संख्या का मान अलग अलग मिलेगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि अभी जैसे CO2 हम लोग देख रहे हैं। अब मान लीजिए कि CO2 में यहाँ पर कार्बन परमाणु का ऑक्सीकरण संख्या मान लीजिए कि ये +4 आता है। तो अब यहाँ पर अगर हम कर देते हैं C12H22O11, तो यहाँ पर भी कार्बन है। अब यहाँ पर भी कार्बन का +4 आएगा, कोई ज़रूरी नहीं है, वो अलग भी आएगा, अभी देखेंगे। उसके बाद मान लीजिए कि अगर हम कर देते हैं C6H6 बेंजीन का, तो यहाँ पर भी +4 आएगा, ये कोई ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर देखिए H4 कर देते हैं, यहाँ भी अलग। तो देखिए कार्बन 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 कार्बन, सब जगह कार्बन है, लेकिन अणु देखिए अलग अलग है। कार्बन डाइऑक्साइड का अणु है, चीनी का अणु है, बेंजीन का अणु है, मीथेन का अणु है, इस प्रकार से। तो अणु सब अलग अलग है, लेकिन परमाणु का जो ऑक्सीकरण संख्या होगा वो सब अलग अलग आएगा। तो एक ही परमाणु का, देखिए एक ही परमाणु का, परमाणु क्या है, कार्बन, ऑक्सीकरण संख्या अलग अलग अणु में अलग अलग होगा। अब उसको निकालेंगे अलग अलग कैसे होता है। ठीक है, ये ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है वो तो हो गया। अब हम लोग निकालेंगे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है ऑब्जेक्टिव के लिए, उसको हम लोग लिखेंगे, उसको नोट करिएगा। तो ऑक्सीकरण संख्या निकालते कैसे हैं, ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करने का नियम, ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करने का नियम। ठीक है, अब देखिए ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करने के लिए 5-6 रूल बनाया हुआ है। उस रूल को अगर आप फॉलो करते हैं तो ऑक्सीकरण संख्या बहुत आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, अभी उसको नोट करना है, लिखिएगा। तो पहला पॉइंट क्या है, देखिए ध्यान दीजिएगा। किसी भी मुक्त तत्व का ऑक्सीकरण संख्या हमेशा क्या होगा, 0 होगा। अब मुक्त तत्व का मतलब क्या हो गया, मुक्त तत्व का मतलब हो गया कि वैसा तत्व जो यौगिक बनाने में भाग नहीं ले रहा है।
यौगिक बनाने में भाग नहीं ले रहा, उसको हम क्या बोलेंगे, मुक्त तत्व। जैसे एग्जाम्पल समझिएगा, अगर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं CuSO4 प्लस JDN और ये रिएक्शन करके बनाएगा JDNSO4 प्लस Cu, ऐसा क्यों होगा, JDN अधिक क्रियाशील है, ये इसको टान लेगा और ये बना देगा JDNSO4 Cu अकेला। अब देखिए इसमें ये जो JDN है और ये जो Cu है, ये दोनों है मुक्त तत्व। क्यों, ये किसी के साथ यौगिक नहीं बना रहा, लेकिन Cu देखिए किसके साथ यौगिक बना रहा है, SO4 के साथ, या JDN किसके साथ, SO4 के साथ। तो इसमें JDN इसमें Cu मुक्त तत्व नहीं है, ये JDN और ये Cu क्या है, मुक्त तत्व। तो इसका ऑक्सीकरण संख्या कितना, 0, इसका भी ऑक्सीकरण संख्या 0, लेकिन इसका ऑक्सीकरण संख्या 0 नहीं होगा, इसका भी ऑक्सीकरण संख्या 0 नहीं होगा। कितना होगा उसको आगे देखेंगे। दूसरा पॉइंट देखिए, याद रखिए, कोई अणु है उसमें जितना भी परमाणु है कुल का ऑक्सीकरण संख्या जोड़ेंगे तो फिर से क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, कुल का। जैसे समझिए अगर हम लोग मान लीजिए कि CO2 ही ले लेते हैं, तो CO2 में कितना परमाणु है, 1 परमाणु कार्बन का और 2 परमाणु ऑक्सीजन का, टोटल 3 परमाणु, तत्व 2, 1 कार्बन 1 ऑक्सीजन। तो टोटल जो होगा ऑक्सीकरण संख्या, जैसे मान लीजिए कि कार्बन का +4 होगा, 1 ऑक्सीजन का -2 होता है, तो 2 का -4। अब दोनों को जोड़िए कितना मिलेगा, 0 मिलेगा, +4 -4। तो एक अणु का अगर हम बात करें और उसमें कुल परमाणु का ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे तो कितना मिलेगा, 0। हालांकि अभी और आगे बहुत सारा आएगा एग्जाम्पल इसमें, अभी केवल इसका नियम हम लोग देख रहे हैं। तीसरा नियम देखिए, आयन में, आयन मतलब समझ रहे हैं, इलेक्ट्रॉनों के लेन देन के फलस्वरूप आयन का निर्माण होगा। जो तत्व इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा धनायन, और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा वो ऋणायन, तो ये आयन हो गया, ऋणायन या धनायन रहेगा। आयन अगर कोई आयन समीकरण में सूत्र में आ जाता है तो वही आयन पर जो आवेश दिखाई पड़ेगा वही उसका क्या होगा, ऑक्सीकरण संख्या। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या संयोजकता समझते हैं, किसी तत्व के बाह्यतम कक्षा में जितना इलेक्ट्रॉन उपस्थित है वही क्या है, संयोजकता। लेकिन यहाँ पर तत्व का हम लोग नहीं लेंगे, इसमें आयन का लेंगे। क्या लेंगे, आयन का। अब इसे मान लीजिए कि इसे लिखा हुआ है Na+, तो ये क्या है, सोडियम आयन। अब बताइए ऑक्सीकरण संख्या कितना है, +1। जो आवेश का संख्या है वही उसका ऑक्सीकरण संख्या। अगर मान लीजिए कि दिया हुआ है Mg2+, तो मैग्नीशियम आयन है, कितना संयोजकता, 2। अगर लिखा हुआ है Al3+, तो एल्युमिनियम आयन का संयोजकता 3। नाइट्रोजन लिखा हुआ है -3, संयोजकता -3। ठीक है, तो इस प्रकार से जो उस पर चार्ज है, जो आवेश है, वही उसका ऑक्सीकरण संख्या का मान देगा। ये हो गया। उसके बाद चौथा पॉइंट देखिए इसमें, अगर कोई धातु है, क्या है, धातु, तो किसी धातु का ऑक्सीकरण संख्या धनात्मक होता है। क्या होता है, धनात्मक होता है। जैसे आप अभी देख रहे थे एल्युमिनियम, सोडियम, मैग्नीशियम, ये सब क्या था, धातु, सब पर प्लस चार्ज रहेगा। चौथा पॉइंट देखिए, ये पॉइंट आप अलग से भी याद रख सकते। देखिए 5वां पॉइंट, ठीक है, क्या रहेगा कि किसी भी अणु में हाइड्रोजन परमाणु का संख्या हमेशा +1, लेकिन इसमें अपवाद है, इसमें एक अपवाद आएगा। अपवाद क्या आएगा, अगर आयनिक हाइड्राइड है, क्या है, आयनिक हाइड्राइड। आयनिक हाइड्राइड किसको बोलेंगे, अगर धातु के साथ हाइड्रोजन जुट जाता है, किसके साथ, धातु के साथ। जैसे समझिए अगर हम लोग लिख दें H2O, तो यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन अधातु है। लेकिन अगर हम लिख देते हैं, अगर हम लिखते हैं NaH, सोडियम हाइड्राइड पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, सोडियम हाइड्राइड। अब देखिए H किसके साथ है, धातु के साथ। तो अगर धातु के साथ H है, धातु के साथ H है, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, आयनिक हाइड्राइड, यानी सोडियम हाइड्राइड, आयनिक हाइड्राइड। तो धातु के साथ हाइड्रोजन आ जाए तो क्या बोलिएगा उसको, आयनिक हाइड्राइड। और आयनिक हाइड्राइड में हाइड्रोजन का जो ऑक्सीकरण संख्या होगा, अब वो +1 नहीं रहेगा, अब वो ऑक्सीकरण संख्या कितना हो जाएगा,
-1 हो जाएगा। मजबूरी है उसके पास होने का -1। क्यों मजबूरी है इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा। देखिए अगर हम लोग NaH लेते हैं तो NaH में सोडियम क्या है, धातु। सोडियम धातु का ऑक्सीकरण संख्या, देखिए किसी भी धातु का ऑक्सीकरण संख्या धनात्मक, तो इसका ऑक्सीकरण संख्या तो धनात्मक होगा। अब मान लीजिए कि इसका ऑक्सीकरण संख्या हमको याद नहीं है, इसे तो +1 होता है, लेकिन चलिए मान लीजिए कि X है तो +X लिखेंगे। और H का कितना होगा मालूम नहीं है, तो मान लीजिए कि H का 22 है। और आज कीजिए पहला पॉइंट, दूसरा याद करिए, किसी अणु में कुल परमाणुओं की संख्या का योगफल 0। तो अगर हम +X + 22 = 0 करें तो X इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -22। अब 22 किसका था, हाइड्रोजन का। देखिए हाइड्रोजन निगेटिव आ रहा है कि पॉजिटिव, निगेटिव आ रहा है। तो जैसे ही धातु के साथ जुड़ता है इसके पास मजबूरी है ये माइनस वाला ऑक्सीकरण संख्या दिखलाएगा। किसके साथ, धातु के साथ। अब धातु के साथ नहीं रहेगा तो प्लस रहेगा, धातु के साथ नहीं रहेगा तो क्या रहेगा, +1 रहेगा। छठा पॉइंट ये ऑक्सीजन के लिए, इसको भी आप अलग से याद रखिएगा। किसी देखिए ऑक्सीजन का किसी भी अणु में प्रायः जनरल ऐसे ही सामान्य जो है -2 रहेगा, लेकिन अगर परऑक्साइड आ गया तब ऑक्सीकरण संख्या ऑक्सीजन का -1, और ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड है तब उसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण संख्या +2 होगा। तो ये देखिए ऑक्सीकरण संख्या को ज्ञात करने के लिए ये 6 पॉइंट को याद रखते हैं, ऑक्सीकरण संख्या तुरंत निकल जाएगा। इसको नोट कर लीजिए, तुरंत एग्जाम्पल से समझाते हैं। लिखे तो इस पर एग्जाम्पल देखिए। नंबर 1, मान लीजिए कि H2S दिया हुआ है और H2S में सल्फर का ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करना है। ध्यान दीजिएगा, H2S में किसका ऑक्सीकरण संख्या, सल्फर का। अब ध्यान दीजिए, देखिए जिसका ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए कहेगा उसको X मानिए। क्या मानिएगा, X। तो देखिए H2S में S का ऑक्सीकरण संख्या कितना, X। इसीलिए अब देखिए इसको समझिएगा, H2S का हो गया X। अब ध्यान दीजिए, किसी अणु में हाइड्रोजन परमाणु का ऑक्सीकरण संख्या हमेशा 1, अगर धातु के साथ आएगा तब -1। यहाँ पर सल्फर क्या है, अधातु, मतलब इसके साथ -1 नहीं होगा। तो एक हाइड्रोजन का +1, कितना हाइड्रोजन है, 2, तो क्या हो जाएगा +2। अब दूसरा नियम देखिए, किसी अणु में कुल परमाणुओं का ऑक्सीकरण संख्या का योगफल कीजिए, 0 मिलेगा। तो +2 + X कितना मिलेगा, 0। इसीलिए हमको निकालना क्या है, X का मान निकालना। तो X बराबर क्या हो जाएगा, +2 इधर जा करके -2 हो गया। H2S में S का ऑक्सीकरण संख्या -2। आसान है एकदम, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, अतः H2S में S का ऑक्सीकरण संख्या -2 है। कोई दिक्कत, बोलो, समझ में आया। इतने करेगा 1 नंबर ऑब्जेक्टिव में पूछता है, सब्जेक्टिव में पूछेगा 2 नंबर देगा। लिखो, अब दूसरा एग्जांपल बताएंगे। चलिए देखिए, अब दूसरा एग्जांपल देखिए। एग्जांपल नंबर 2 देखिए, SO2 में फिर से सल्फर का ही ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करते हैं। ऑक्सीकरण संख्या कितना होगा। अब ध्यान दीजिए, फिर से जिसका ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए कहेगा उसको क्या मानेंगे, X मानेंगे। तो लिखेंगे SO2 में S का ऑक्सीकरण संख्या कितना, X। इसीलिए अब इसको चार्ज के रूप में दर्शाइए। देखिए ध्यान दीजिएगा, SO2 तो S का कितना, X, O का। अब ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पे किसी भी अणु में ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण संख्या -2 होगा। अब बात देखिए, पर ऑक्साइड आएगा, यानी O2 में ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण संख्या -1 और
ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड रहेगा तब +2, लेकिन ऐसा तो है कुछ नहीं, तो हम डायरेक्ट यहाँ पर लिखेंगे -2, एक ऑक्सीजन का 2 का -4। अब फिर दूसरा नियम लगाइए, किसी अणु में कुल परमाणुओं के ऑक्सीकरण संख्या का योगफल 0, यानी कि x + -4 बराबर 0। किसका मान चाहिए? x का -4 उधर जा करके +4। इसका मतलब है कि सल्फर का ऑक्सीकरण संख्या +4 है, और ये किस में है? SO2 में है। एग्जाम्पल देखिए, H2SO4 में ऑक्सीकरण संख्या यस का निकालते हैं। तीसरा देखिए, H2SO4 में यस यानी सल्फर का ऑक्सीकरण संख्या कितना होगा? तो फिर से देखिए वही चीज़ करिएगा, H2SO4 में यस का ऑक्सीकरण संख्या कितना मानिएगा? x मानिएगा। अब देखिए H2SO4 यस का x मान लिए हैं। अब H का कितना होता है? देखिए जितने भी अणु हैं हाइड्रोजन परमाणु का ऑक्सीकरण संख्या +1, एक हाइड्रोजन का +1, 2 हाइड्रोजन का +2, तो यहाँ पर +2 डाल दीजिए। ऑक्सीजन का कितना होता है? -2, एक ऑक्सीजन का यहाँ है कितना? टोटल 4, तो 4 दूनी 8 माइनस में। उसके बाद एक नियम, किसी अणु में कुल परमाणुओं के ऑक्सीकरण संख्या का योगफल 0 कर दीजिए। +2 + x + -8 टोटल 0। अब x का मान आप निकाल लीजिए, -6 और -6 इधर जाएगा तो +6। तो इसमें देखिए H2SO4 में यस का ऑक्सीकरण संख्या कितना निकल गया? बोलिए, ऑक्सीकरण संख्या निकल गया +6। तब NO4 में Mn का ऑक्सीकरण संख्या, पोटेशियम परमैंगनेट में किसका ऑक्सीकरण संख्या निकालना है? मैग्नीज का। अब देखिए जिसका निकालना रहेगा उसको क्या मानेंगे? x। तो माना कि Mn का ऑक्सीकरण संख्या x है। अब इसको अलग अलग लिखिए, Mn का तो x मान लिए हैं। अब देखिए पोटासियम धातु है, धातु का ऑक्सीकरण संख्या देखिए धनात्मक होगा, लेकिन कितना होगा धनात्मक? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके देखिएगा +1 आएगा। कितना आएगा? +1। या आप इसको ऐसे रख सकते हैं, वर्ग 1 का जितना भी तत्व है उसका ऑक्सीकरण संख्या +1। ऑक्सीजन का तो मालूम है, एक ऑक्सीजन का -2, 4 गो का -8। अब दूसरा पॉइंट सब में लगाना है, कुल परमाणु का ऑक्सीकरण संख्या जोड़िए 0 के बराबर। तो +1 + x + -8 को जोड़िए, टोटल कितना? 0। x बराबर कितना होगा? देखिए 8 में से 1 गया, -7 और उधर ले जाइए तो +7। अब देखिए KMnO4 में Mn का ऑक्सीकरण संख्या कितना है? बोलो, +7 है। क्लियर? चलिए 5वां एग्जाम्पल देखिए, C12H22O11 किसका अनुसूत्र है? चीनी का। इसमें आपको निकालना है कार्बन का ऑक्सीकरण संख्या। क्या निकालना है? कार्बन का ऑक्सीकरण संख्या कितना होगा? अब देखिए इसमें मतलब ये जो अणु दिया हुआ उसमें C का ऑक्सीकरण संख्या कितना मानिएगा? x मानिए। कितना मानिएगा? x। अब अलग अलग करिए, C12H22O11 कार्बन का पूछ रहा है, एक कार्बन का x हम लोग मान देखिए C का, तो 12 होगा, क्या होगा? 12x, तो इसका हो जाएगा 12x। एक हाइड्रोजन का +1, तो 22 हाइड्रोजन का +22। उसके बाद एक ऑक्सीजन का -2, तो 11 का -22, और टोटल किसके बराबर? 0। खत्म हो जाएगा। x बराबर कितना मिलेगा? 0, चूंकि 12 उधर जाके डिवाइड करेगा। तो अब देखिए इसमें मतलब चीनी के जो अणु है C12H22O11 में कार्बन का ऑक्सीकरण संख्या कितना आ गया? 0। देखिए आ गया, कितना आ गया? 0 आ गया। 3H यानी सोडियम हाइड्राइड में सोडियम का ऑक्सीकरण संख्या निकालना है। सोडियम का क्या निकालना है? ऑक्सीकरण संख्या। अब देखिए इसमें Na3H में Na का
ऑक्सीकरण संख्या कितना मानिएगा, x, अलग अलग कीजिए, NaH। अब ध्यान दीजिएगा ये 3 है, इसको माने x, कै गो है, 3 गो। तो अब ये 3x प्लस होगा कि माइनस, ध्यान दीजिए, देखिए चौथा पॉइंट, किसी भी धातु का ऑक्सीकरण संख्या धनात्मक, सोडियम धातु है, ऑक्सीकरण संख्या धनात्मक। उसके बाद पॉइंट नंबर आप 5 में देखिए, आयनिक हाइड्राइड, यानी धातु के साथ अगर हाइड्रोजन आ जाए, किसके साथ, धातु के साथ, तो ऑक्सीकरण संख्या हाइड्रोजन का -1। देखिए ये धातु के साथ हाइड्रोजन है, इसका ऑक्सीकरण संख्या -1। उसके बाद कुल परमाणु का ऑक्सीकरण संख्या का योगफल 0, यानी कि +3x और +-1 = 0। और देखिए 3x = उधर गया तो +1, x = 1/3। तो Na3H में सोडियम का ऑक्सीकरण संख्या कितना आ गया, 1/3। तो देखिए एक पॉइंट आप नोट में लिख लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव में हो सकता है पूछ देगा कि किसी भी अणु में परमाणु का ऑक्सीकरण संख्या 0 हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है, धनात्मक हो सकता है, या फिर भिन्नांक हो सकता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, चारों सही होगा। देखिए भिन्नांक भी हो सकता है, और इसके पहले निकाले थे तो कार्बन का 0 भी आ रहा था, सल्फर का एक देखिए H2S में -2 आ रहा था, और फिर मैग्नीशियम का निकाले थे तो +7 आ रहा था। तो प्लस भी आएगा, 0 भी आएगा, माइनस भी आएगा और भिन्न में भी आएगा, चारों का चारों हो सकता है। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए।